ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। लखनऊ में सुबह के वक्त घर में अचानक तबीयत खराब होने के बाद हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर शोक जताया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमरोहा में बंद कटाई मिल बनेगी टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। बहुचर्चित वेतन भुगतान घोटाले में कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शासन की रोक के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को करीब 51.46 लाख रुपए का वेतन भुगतान का है आरोप। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट गैंग का पर्दाफाश। 8 राज्यों में 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बता डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ऑनलाइन वसूलते थे पैसे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की बुधवार को मौत हो गई है। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से प्रतीक यादव को लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र चरण पांडे ने बताया कि उन्हें सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस को सूचना दे दी गई है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतीक यादव व्यवसायी और फिटनेस फ्रीक थे। वह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन साल 2022 में हुआ था। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता है और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर कैसी उनकी मौत हो गई, मगर बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे थे। पहले माँ बाप को खोना, बिजनेस में नुकसान होना और पत्नी से भी रिश्ते कुछ खास नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव की मौत पर शोक भी व्यक्त किया है। आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर शोक संदेश में लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। वहीं प्रतीक यादव के भाई और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक यादव का निधन हिला देने वाली खबर है। भगवान उन्हें शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं प्रतीक को बचपन से जानता था। आज वह हमारे बीच नहीं रहा। हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। वह जीवन में आगे बढ़ना और काम करना चाहता था। यह बेहद दुखद है कि वह आज हमारे साथ नहीं है। हम कानून और परिवार के सदस्यों को जो भी बात होगी उसका पालन करेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तब भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उसे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। वह हमारे बीच नहीं है। परिवार जो कहेगा वह हम करेंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि इतनी कम उम्र में अचानक से दुनिया छोड़कर चले जाने की बात को लेकर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। अगर जानकारों की माने तो जो उनके साथ थे, ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की तबीयत में खराब हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहाँ पर उनको मृत
घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। इसके बाद अब पोस्टमार्टम भी उनका हो चुका है प्रतीक यादव का। अपर्णा यादव जो असम चुनाव के बाद वहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय थी असम चुनाव को लेकर, और अब से थोड़ी देर बाद वो अपर्णा यादव यहाँ पर पहुँचेंगी। तब तक के जो डॉक्टर हैं उनका ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो ये प्रतीक यादव के साथ का जो आकस्मिक निधन हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक रूप से थोड़ी देर बाद की जाएगी। लेकिन उनके घर की अगर हम बात करें तो प्रतीक यादव का जो आवास है वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो अपर्णा यादव को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर स्थापित हैं वो, और साथ ही साथ जो राज्य महिला आयोग है उसकी वो उपाध्यक्ष भी हैं, और इस नाते भी यहाँ पर जो समर्थक है बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल प्रतीक यादव का इस तरह से चले जाना कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। अखिलेश यादव की बात करें तो पोस्टमार्टम हाउस पर वो पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर सारी जानकारी हासिल की और स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवार चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा उस तरह से आगे का काम होगा। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है और सबको स्तब्ध करने वाली बात है कि प्रतीक यादव इस दुनिया में अब नहीं। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़। अमरोहा को योगी सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। नौगांव सादात में बिजनौर रोड पर सालों से बंद पड़ी सरकारी कटाई मिल अब टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित होगी। फैसले से जिले के औद्योगिक विकास और रोजगार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अमरोहा जनपद की नौगांव सादात तहसील क्षेत्र में बिजनौर मार्ग पर स्थित सरकारी कटाई मिल वर्षों से बंद पड़ी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस निष्क्रिय मिल को टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों में फैसले से खासा उत्साह है। लंबे समय से मिल बंद होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप थीं। टेक्सटाइल पार्क बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। समाज सेवी कामरान उद्दीन सिद्दीकी ने सरकार से पत्राचार कर मिल से शुरू कराने की मांग की थी। उनके प्रयासों के बाद सरकार ने इस पर ध्यान दिया। जानकारों का मानना है कि परियोजना शुरू होते ही न केवल अमरोहा बल्कि बिजनौर, मुरादाबाद, संभल के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचों का भी तेजी से विकास होगा। यह कदम अमरोहा को औद्योगिक नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाएगा। फिलहाल टेक्सटाइल पार्क की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन, निवेश और कितना रोजगार मिलेगा इसका खाका बाद में सामने आएगा। साहब, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अमरोहा में जो नौगावा रोड पर कताई मिल है बंद पड़ा था काफी समय से, अब उसमें टेक्सटाइल यानी कि काफी उद्योग उसमें जो है कपड़े का एक होगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। सौंदर्यीकरण होगा, वो काफी भूमि है, बड़ा अच्छा सौंदर्यीकरण होगा, अच्छी प्रकृति का वहाँ ताजापन अपना महसूस होगा और इसकी ये सरकार की बहुत अच्छा विचार है। ये बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत ही अच्छी विचार और एक बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने जो है इस बेकार बेजान पड़ी मिल को एक उद्योगीकरण में मतलब परिवर्तित किया है, जिसमें टेक्सटाइल का काम यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो नौगावा हमारे यहाँ टेक्सटाइल का बहुत अच्छा हब है। जी, मेरा नाम कामरान उद्दीन सिद्दीकी है। हम लोगों की मांग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने अमरोहा वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि यहाँ एक अच्छा पार्क और एक अच्छा रोजगार मिलने के लिए हम आजमगढ़ जनपद में समाज कल्याण विभाग से जुड़े बहुचर्चित वेतन भुगतान घोटाले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शासन द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने के बावजूद 10 अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को करीब 51.46 लाख रुपए को भुगतान किए जाने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा के तहत की गई। आरोपी राजेश चौधरी को बुधवार सुबह लगभग 7:20 पर शहर के कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ऐसे ही कुछ अध्यापकों को लगातार वेतन जारी किया जा रहा है, जिनकी नियुक्तियां शासन स्तर पर संदिग्ध और अवैध घोषित की जा चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच कराई गई। वहीं मुकदमा आर.के. चौरसिया जो आजमगढ़ मंडल में उप निदेशक समाज कल्याण के पद पर तैनात है, उन्होंने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को नियमों के विपरीत वेतन भुगतान किया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इन शिक्षकों के भुगतान पर
शासन द्वारा पहले ही रोक लगाई जा चुकी थी। बावजूद इसके विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया जारी रखी गई। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने भुगतान संबंधी अभिलेखों, विभागीय दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि 10 लाख अध्यापकों को कुल 51,46,780 का अनियमित भुगतान किया गया। जांच में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी तथा प्रधान सहायक सतेंद्र बहादुर सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री R.K. चौरसिया उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 धारा 61(2) 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें श्री राजेश चौधरी और श्री सतेंद्र बहादुर सिंह जो पटल सहायक हैं, इनके विरुद्ध लिखा गया था। आज थाना कोतवाली नगर द्वारा राजेश चौधरी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी उनको गिरफ्तार किया गया है। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल, पश्चिम जोन और पनकी थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ऑनलाइन पैसे वसूलते थे। गिरफ्तार आरोपियों में पनकी निवासी जगदीश चंद्र गुप्ता, फजलगंज निवासी रोहित भसीन शामिल हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत 8 राज्यों में करीब 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों के बैंक खाते में लेयर 1 में लगभग 3.2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम गिरोह के अन्य सदस्यों में बांटी जाती थी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों, बैंक खातों और UPI ID की जांच में जुटी है तथा संबंधित खातों को फ्रीज कराने की कार्यवाही जारी है। हमको मिलती है जिसमें फर्स्ट लेयर में लगभग 3.25 करोड़ रुपए उसमें आते हैं। उस अकाउंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो पता चलता है कि ये अकाउंट कोई जगदीश चंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो कि बालाजी फाउंडेशन के नाम से इसका खाता है ICICI में, और वहां पर एक ही ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेयर में 3.5 करोड़ रुपए इसके पास आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में जब इसमें जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है, जब इससे पूछताछ होती है पता चलता है कि रोहित भसीन करके एक व्यक्ति है जो कि फजलगंज का रहने वाला है, कानपुर का ही रहने वाला है, वो इसका साथी है। और इन लोगों के नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं जो नोएडा ICICI में काम करते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के श्रावस्ती से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक हिंदू महिला, एक झूठी मोहब्बत का जाल और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग और दरिंदगी का वो सिलसिला जो रूह कपा देगा। आरोप है कि पहले प्यार के नाम पर जिस्म को रौंदा गया, फिर गर्भपात कराया गया और जब उससे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब थाने से चंद कदमों की दूरी पर होता रहा। ये घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना मल्हीपुर चौराहे की है, जहां एक हंसते खेलते परिवार को लव जिहाद जैसे घिनौने जाल में फंसाने की कोशिश की गई। मल्हीपुर चौराहे पर जूस और लस्सी की दुकान चलाने वाले अर्जुन गुप्ता की पत्नी प्रियंका गुप्ता को इरफान नाम के युवक ने अपने प्यार में फंसाया। आरोप है कि इरफान ने प्रियंका की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया। जब पति काम पर होता तो इरफान उसके घर पहुंच जाता, नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई। दरिंदगी का ये खेल यही नहीं रुका। इस साजिश में इरफान का साथ दे रही रुबीना नाम की एक महिला है। जब प्रियंका का गर्भवती हो गई तो रुबीना और इरफान ने मिलकर प्रियंका को जबरन दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया।
अब इरफान अपनी असली शक्ल पर आ चुका था। वो प्रियंका पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम होकर उसके साथ भाग जाए। जब प्रियंका मना करती है तो इरफान के द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। वहीं पीड़िता का आरोप है कि यह सारा खेल मल्हीपुर थाने के नाक के नीचे चलता रहा। जब न्याय के लिए वो थाने पहुंची तो पुलिस की चुप्पी ने उसे और तोड़ दिया। थक हार कर अब पीड़ित पति पत्नी ने श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी की चौखट पर दस्तक दी है। इरफान नाम का लड़का मतलब हमको भगा लेकर जा रहा। इरफान नाम का लड़का हमको बोलता था कि मेरे साथ में भाग चलो, तो बोली मैं भाग के नहीं जाऊंगी। तो बोला कि मतलब भाग के नहीं, तो मेरे साथ में भाग चलो, हिंदू से मुसलमान बना लूँगा। और तो मैं बोली कि एक लड़की रुबीना रही, तो रुबीना भी बोलती थी कि इनके साथ में भाग चलो, बहुत खुश रखते हो, भाग के जाओ। दोनों मिलकर मेरे साथ में गलत, रुबीना बोली और वो ज़बरदस्ती मेरे साथ में गलत किया। हाँ, धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि मतलब अरे तुम मेरे साथ में गलत नहीं करोगे, तुम्हारे पति को, अरे मतलब तुम मेरे साथ में गलत नहीं करोगे, तुम्हारे पति को मार दे। मौलिक विचार और साहित्यिक सर्जना की प्रतिनिधि पत्रिका साहित्यांजलि प्रभा द्वारा प्रवर्तित लोकप्रिय पत्रिका साहित्यांजलि प्रकाशन की ओर से साहित्यकार का सत्कार आपके द्वार दिए जाने वाला साहित्य रत्न सम्मान डॉक्टर पूर्णिमा पांडे पूर्णा को दिया गया। सम्मान डॉक्टर पूर्णा के आवास प्रयागराज के प्रीतम नगर पर दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार विजय लक्ष्मी विभाध्यक्ष, मुख्य अतिथि उषा मिश्रा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जया मोहन एवं रचना सक्सेना रहे। स्वागत वंदन डॉक्टर योगेंद्र कुमार विश्वबंधु एवं राम लखन चौरसिया बागीश ने किया। मंच संचालन डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने किया। वरिष्ठ रचनाकारों की गरिमापूर्ण उपस्थिति में डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय के संचालन में डॉक्टर पूर्णिमा पांडे पूर्णा जी को साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज द्वारा साहित्य रत्न सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र, मोतीमाल व साहित्य प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंच संचालक को डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी का शॉल उड़ाकर राकेश पांडे ने सम्मानित किया। सम्मानित रचनाकार डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने कहा कि यह क्षण मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। इस अवसर पर पंडित राकेश मालवीय, डॉक्टर राम सुख यादव, शंभुनाथ श्रीवास्तव, रंजन पांडे, श्याम फतेहपुरी, अश्विनी पांडे, सुधीर कुमार तिवारी, मंजरी पांडे, सुनीत पांडे, पूनम राजश्री, अन्य वरिष्ठ रचनाकारों की गरिमा में उपस्थित रही। सभी मंचासीन अतिथियों ने पूर्णिमा पांडे जी को अपनी शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अंदर जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे, आपने देखा होगा हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और केवल इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है कि एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक कर उसके माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वालों ने कहा नहीं साहब आए नहीं, फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा ही काफिला रोका था। आप वहां के अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार को समांतर सत्ता उन माफिया की चलती थी और मैं इस बात को आज कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर किसी से फिरौती नहीं वसूल सकता है, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता और यहाँ तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता। ये भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। तो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए। ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था।
उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद की ओर से प्रधानमंत्री पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस बयान से समाजवादी पार्टी की मानसिकता सबके सामने आ जाती है। बता दें कि हमीरपुर से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देश विरोधी करार दिया। पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह बयान दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी बदमाशों और गुंडों की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब जनता चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का आईना दिखाती है, तब सपा नेता और कार्यकर्ता मर्यादा भूलकर अपशब्दों का सहारा लेने आ जाते हैं। मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। भाजपा बूथ जीता तो चुनाव जीता वाले फॉर्मूला पर तेजी से काम करने जा रही है। यही वजह है कि यूपी के सभी जिलाध्यक्ष को लखनऊ बुलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सभी जिलाध्यक्ष को बूथ, शक्ति केंद्र व मंडल को प्रभावी बनाने का मंत्र देंगे। बूथ, शक्ति केंद्र व मंडल स्तर पर संगठन को सक्रिय करेंगे। भाजपा ने पहली बार 1918 मंडलों में प्रवासी भेजकर बूथ कमेटियों का सत्यापन करवाया है। 10 मई तक सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है। अब बूथ व शक्ति केंद्रों पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इसी को लेकर भाजपा संगठन ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा में बूथ कमेटी 11 सदस्य, मंडल 61 सदस्य व जिला के 91 सदस्य होते हैं। भाजपा के आने वाले कार्यक्रम व अभियान पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।